So the topic is the meiosis. It is the basically chapter number 5. और meiosis है क्या? It is the process of reduction division. रिडक्शन डिवीजन से क्या मुराद है? रिडक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि रिड्यूस होगा, और रिड्यूस क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें रिड्यूस होते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा रिएक्शन या ऐसा सीक्वेंस या फिर वो सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस हों। किस तरह से? पर सेल इज कट इन हाफ थ्रू द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि पेयर फॉर्म में मौजूद होते थे, हम अपने लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे, और अनपेयरिंग की वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो दोनों सेल के पास यानी पर सेल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे अप टू द हाफ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो ये 46 क्रोमोसोम्स एक से डिवाइड होगा 2 में, और दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मियोसिस को कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है क्रॉसिंग ओवर, फिर बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन, बात करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बात करेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, और फिर हम टॉकिंग करेंगे डिफरेंशिएशन पे। तो क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? तो व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज जेनेटिक पीसेस, कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जेनेटिक पीसेस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीन का जो स्ट्रक्चर है, not all of a structure but a part or a organ or some part of it during the prophase 1 of meiosis carried out, this is called crossing over. I repeat कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जेनेटिक पीस, जेनेटिक मटेरियल का कोई पार्ट जो है वो एक्सचेंज होता है अपने दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के पार्ट से। होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिपीट करते हैं कि वो क्रोमोसोम जो कि दोनों एक दूसरे की कॉपीज होती हैं, रेप्लिका होते हैं। ये रेप्लिका या ये क्रोमेटिड्स क्या करते हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। एक क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर करता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और ये बात याद रखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर कहां पर होती है? इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, मतलब मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर जो है ये क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म होता है। होता कैसे? जैसे अगर हम बात करें तो ये दो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक हमने रेड कलर से शो किया है, दूसरा जो है वो ग्रीन कलर से शो किया। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ग्रीन पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो रेड से, और रेड वाला जो पार्ट है वो ग्रीन पर आकर अटैच हो जाएगा। इस तरह से जेनेटिक मैसेज या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक क्रोमोसोम से, एक होमोलोगस क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर होती है। कहां पर टेक प्लेस होती है? दिस टेक प्लेस इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। इसे हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। रिकॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, व्हेन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आर मेड, जब जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएं। और ये न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे कब? ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। जैसे हमने कहा कि क्रोमोसोम का एक पार्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर जो है वो ट्रांसफर होता है दूसरे क्रोमोसोम पर, दैट वाज द क्रॉसिंग ओवर। अब इस क्रॉसिंग ओवर में अगर कोई नया कॉम्बिनेशन बन जाए जीन का, दैट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेशन। इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने दिखाए हैं, एक ब्लैक शेड है और ग्रे कलर से। ये ब्लैक जो है क्रोमोसोम क्या कर रहा है कि दूसरे क्रोमोसोम के साथ कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करने के बाद दोनों अपना आधा आधा पार्ट या अपना जो भी पार्ट है वो डिस्कवर यानी कि एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी होगी। और रिकॉम्बिनेशन क्या होती है? हमने अभी बात की रिकॉम्बिनेशन के फॉर्मेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जिसमें नए कॉम्बिनेशन जो है वो जीन्स के बनते हैं, कि एक नया जीन जो है वो प्रीवियस को रिप्लेस करके एक नया जीन बन जाए, इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी तरह से बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? कि ईच टाइम अ बॉडी सेल गोज टू द मियोसिस टू मेक अ गैमेट, कि हमारी बॉडी में जब भी मियोसिस का मैकेनिज्म होगा गैमेट्स बनाने के लिए, अब वो गैमेट चाहे वो मेल सेल्स हो या फीमेल सेल्स हो, व्हाटएवर, मियोसिस का मैकेनिज्म जब भी होगा और जब भी गैमेट बनेगा, तो हर उस वक्त जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर एक गैमेट जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, all the chromosomes line up a different way during the metaphase part। हम बात कर चुके हैं मेटाफेज की, माइटोसिस के अंदर,
कि मेटाफेज वो फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अरेंज करते हैं। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन तो हर जगह मौजूद है, ये माइटोसिस के भी फेसेस में होती है, ये मियोसिस के भी तमाम फेसेस में होती है, लेकिन इसका मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इक्वेटोरियल प्लेन, क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर लाकर अरेंज तो करेंगे, लेकिन एक इक्वेटोरियल प्लेन हमेशा प्रीवियस वाले इक्वेटोरियल प्लेन से डिफरेंट होगा। ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से होता है कि जब भी क्रोमोसोम्स के पार्ट्स होंगे वो एक मुख्तलिफ इक्वेटोरियल प्लेन पर आके इक्वेटर पर आकर अपने आप को अरेंज करना है। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज लाइन ऑफ दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं ना कि जिसके जरिए क्रोमोसोम अपने आप को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है कि क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे लाकर मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज करे। किस तरह से होगा? जैसे मेटाफेज 1 को अगर हम देखें तो इसमें हमें क्रोमोसोम्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ये क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को इक्वेटर लाइन पर लेकर आ गए। इक्वेटर लाइन पर लाने के बाद ये सेल जो है वो दो के अंदर डिवाइड हो गया। दो में डिवाइड होने के बाद अगर हम इक्वेटर को देखें तो इक्वेटर जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन के अंदर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में नजर आ रहा है दोनों सेल का। इसी तरह से ये जब सेल मजीद आगे डिवाइड होगा तो इसका इक्वेटोरियल प्लेन हम देख रहे हैं ये स्लाइटली क्या हो गया, कर्व्ड हो गया है। इसी तरह से इस सेल का भी जो इक्वेटोरियल प्लेन है, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन क्या हो रहा है कि हमेशा जो है क्रोमोसोम एक नया सीक्वेंस एक नए बेस में या एक नई जगह पर अपने आप को अरेंज करता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही अपने आप को अरेंज करेगा। तो इसके लिए इक्वेटोरियल प्लेन, अगर इस सेल की पर्टिकुलर बात करूं तो इसकी इक्वेटोरियल प्लेन ये है। इसी तरह अगर इस सेल की बात करूं तो इसका इक्वेटोरियल प्लेन कुछ फ्लैशलाइट की तरह इस तरह से अपीयर होता है। So this appearance of different ways of arrangement of chromosomes on equator line is called as the independent assortment. ये पिक्चर मजीद आपको क्लियर करेगी कि किस तरह से क्रोमोसोम जो है वो अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, सेल जो है वो दो के अंदर डिवाइड हुआ। जब ये दो के अंदर डिवाइड होगा तो इसके क्रोमोसोम्स किस तरह से नजर आ रहे हैं इक्वेटर पे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह से ये सेल मजीद दो में डिवाइड होगा तो इसका जो क्रोमोसोम का पेयर है वो आप देख रहे हो कि एक नई तरीके से वर्टिकल लाइन के अंदर ये क्या, सॉरी दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चौथी बात मियोसिस पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज व्हेन देयर इज एन इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गैमेट। जब कभी भी क्रोमोसोम्स के इनकरेक्ट नंबर की फॉर्मेशन हो जाए, लास्ट में भी बात की है कि जब कभी भी क्रोमोसोम की तादाद में इजाफा हो जाए, 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, क्रोमोसोम की तादाद 47 हो जाए, या 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 45 हो गए। अब ये क्या है? इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज दिस विल रिजल्ट इन द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करेगा, इट मे कॉज बर्थ डेफिसिट्स और जाइगोट फेल टू डेवलप, जिसमें जाइगोट जो है वो पहली बात या तो बनता ही नहीं है या बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। एंड दिस कॉज या दिस डिफेक्ट्स मे बी प्रेजेंट, बल्कि हमेशा प्रेजेंट होगा बाय बर्थ। तो जब कभी भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज होंगी, तो जब कभी भी ऐसा होगा एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे तो बर्थ डिफेक्ट जो है वो अपीयर होंगे। Finally, differentiation, the process by which cells in an embryo develop a specialized form and function. अब क्या हुआ कि अब जो सेल था वो सेल जो है कॉन्जुगेशन होने के बाद उसने मेल सेल फीमेल सेल ने मिलकर अब एम्ब्रियो बना लिया। अब एम्ब्रियो बनाने के बाद ये क्या करेंगे? मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और फंक्शनल सेल जो है वो फॉर्म करते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये 5वें वीक के अंदर डिफरेंशिएशन का जो मैकेनिज्म है ये स्टार्ट होता है। अब ये होता किस तरह से है कि जैसे हम देख रहे हैं कि पहला सेल हमें जो है वो नजर आ रहा है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील कैविटी की तरह अपीयर करेगा, मॉड्यूलर स्टेज कहलाती है। मॉड्यूलर सेल से ये फॉर्म करेगा इनर सेल मास, और अगर हम इस इनर सेल मास को हम देखें किसी जो है वो ट्यूब में रखकर, हम किसी स्लैब पर रखकर देखेंगे तो ये मुख्तलिफ सेल जो है वो कॉन्जुगेशन करके डिवाइड होके बनाएगा। यही सेल वो सेल है जो आपकी बॉडी में एक सेल बना, मेल सेल फीमेल सेल मिले, उसके बाद एक जो है वो डॉटर सेल बनता है, डॉटर सेल से ये जाता है, क्लीवेज होगी, क्लीवेज के बाद मोरुला होगा, मोरुला के बाद ब्लास्टुला होगा, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुलेशन, एंड दिस इज हाउ द गैस्ट्रुलेशन टेक्स प्लेस कि यहाँ पर लिवर सेल, कुछ सेल जो है वो लिवर बनाएंगे और लिवर अपना पार्टिकुलरली ऑर्गन जो है वो उससे रिलेटेड बनाएगा। इसी तरह से पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ सेल्स जो है यानी इंसुलिन के और ग्लूकागोन के अल्फा और बीटा सेल्स की फॉर्मेशन होगी। इंटेस्टिनल सेल के अंदर ये डिवाइड होगा, न्यूरॉन में ये डिवाइड होगा, ब्लड सेल में डिवाइड होगा, मसल सेल में। तो ये वो सेल होता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल जो है ये फॉर्म
करता है। मियोसिस वन क्या है? द रिडक्शन डिवीजन, जिसमें अब हमने ये तमाम 4-5 बातें पढ़ ली हैं। नाउ वी आर अबाउट टू डिस्कस द मियोसिस। मियोसिस को पढ़ेंगे तो मियोसिस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके स्टेजेस कौन कौन से आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होगी, साइनेप्सिस किस तरह से होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मेटाफेज में प्लेन पर आकर इक्वेटर लाइन के ऊपर आकर क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। इसी तरह से क्लीवेज क्या है, मॉड्यूलर क्या है, ब्लास्टुला क्या है, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस स्टार्ट में कहा मैंने कि इट इज द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन होती है, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो रिड्यूस होती है। जैसे 46 क्रोमोसोम्स है, अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड होंगे 23 क्रोमोसोम्स इस सेल के पास और 23 क्रोमोसोम्स दूसरे सेल के पास चले जाएंगे। इस तरह से दोनों क्रोमोसोम्स will be having the equal number of chromosomes. तो मियोसिस रिडक्शन होगी। रिडक्शन होने के बाद जो है क्रोमोसोम्स जिसकी तादाद 46 थी, 46 होने के बाद जो है ये क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस होने के बाद इनके अंदर 23 क्रोमोसोम जो है वो फॉर्मेशन होगी। बात करें कि मियोसिस की स्टेजेस की, तो मियोसिस के स्टेजेस में हम पहले समझ लेते हैं कि इट इज द फर्स्ट सेल, यानी कि मियोसिस के दो स्टेजेस है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन क्या है? इट इज द फर्स्ट सेल डिवीजन इन दिस प्रोसेस। इस मैकेनिज्म के अंदर इस सेल डिवीजन का जो ये पूरा मैकेनिज्म होगा, ये पहला पार्ट है इसका, और इट इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। पहले फेज को यानी कि मियोसिस वन को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो कम होगी। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है रिडक्शन डिवीजन की। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ हो जाएगी। फर्स्ट फेज सेम मियोसिस वन का जितने भी फेजेस है याद रखिएगा, मियोसिस वन फेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द माइटोसिस। किस तरह से कि सबसे पहले इंटरफेज, इसमें क्या है? इट इज द सेम इंटरफेज इज माइटोसिस। ये सेम इसी तरह से होगा जैसे माइटोसिस होता है। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जिसके अंदर हमें पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होंगे। प्रोफेज में क्या होता है मालूम है हमें? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होगी। सेंट्रियोल क्या करते हैं? अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे वाइल फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, और इसमें से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से होता है ये कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड सिनैप्सिस। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? पेयर अप हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, फिर वो कंडेंस्ड फॉर्म के बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये क्या करेगा? ये अपने आप को क्रोमोसोम जो है वो पेयर बना लेगा, और ये पेयरिंग जो है, ये पेयरिंग का जो फिनोमेना है, ये साइनेप्सिस कहलाता है। इसी तरह से साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। साइनेप्सिस के अंदर हमने कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, तो हमें पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा जो है वो पेयर में बनते हैं। अब ये जो पेयर है, ये पेयर बनेगा कैसे? कि इसका एक पार्ट जो होगा फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि एक पार्ट जो है वो फादर सेल से होगा और एक पार्ट जो है वो मदर सेल से होगा। रिपीट कर लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अपने आप को
स्टार्टिंग से क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल हमारा कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद था, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसने बनाए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये पेयर बनाते हैं। एट दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस, इसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस क्या है, इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास यानी कि जो दो आर्म्स होते हैं, वो दो आर्म इस तरह से होते हैं कि एक होता है फादर सेल से और एक होता है मदर सेल से। इसी फेज में ड्यूरिंग दिस साइनेप्सिस अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। और क्रॉसिंग ओवर क्या है, द प्रोसेस वेयर homologous chromosomes exchange their different segments of their genetic material। तो ये हम बात कर चुके हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये मैंने बात की थी कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये जो है ये मैटरनल क्रोमोसोम, फादर क्रोमोसोम और ये मदर क्रोमोसोम। होगा क्या कि ये क्रोमोसोम अपना कुछ पार्ट जो है वो एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद एक नया क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर यानी कि जो जीन है ये फॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड द साइनेप्सिस। प्रोफेज में बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके जितना भी क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर शुरू हो रही है, डिसअपियरेंस हो रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सेंट्रियोल जो है वो फॉर्म हो रहा है सेंट्रोसोम से, और सेंट्रोसोम डिवाइड होता है दो सेंट्रियोल में। दोनों सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। एक इधर आएगा फॉर इंस्टेंस तो एक उसके बिल्कुल अपोजिट होगा, और बीच में इनके दरमियान में जो है वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। It will lead to another phase which is the metaphase। and what is the metaphase? Now the chromosomes line up down the middle of the cell। कि तमाम क्रोमोसोम्स ने अपने आप को जो है वो सेल के बीच में लाई कर लिया है, सेल के दरमियान में आ गए हैं या एक इमेजिनरी लाइन में आ गए। एंड दैट इमेजिनरी लाइन वी कॉल्ड एज अ इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर मेटाफेज पर ये अरेंज हो चुके हैं। The time not in a single file, they're lined up in homologous chromosomes। उसके बाद ये क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है किस तरह से एक 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 जितने भी क्रोमोसोम्स होगी ये तमाम क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर लाकर अरेंज कर लेंगे। एनाफेज हमें मालूम है कि स्पिंडल फाइबर्स पुल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अवे फ्रॉम ईच अदर। और वो स्पिंडल फाइबर्स जो बने थे सेंट्रियोल से, ये स्पिंडल फाइबर होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि अब इक्वेटोरियल प्लेन पर मौजूद थे, उसे ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक ही स्पिंडल फाइबर हमें नजर आ रहा है, ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को, ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को, ये दोनों क्रोमोसोम अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, टेलोफेज के अंदर टू न्यूक्लियर फॉर्म, दो न्यूक्लियर जो है वो फॉर्म होते हैं, द सेल पिंचेस इन, और सेल जो है बीच में से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस फेज में रीअपियर होना शुरू हो रही है। जो सेंट्रियोल था जिसकी डिवीजन हुई थी, सेंट्रियोल जो है वो स्टार्ट्स टू डिसअपियर एट दिस स्टेज। यहाँ पे सेंट्रियोल डिसअपियर हो रहा है, स्पिंडल फाइबर जो है वो रिमूव हो चुके हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो जो है दोबारा बन रही है, जबकि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइड हो रही है। और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। द सेल सेपरेट्स इनटू टू सेल्स ईच विद 23 क्रोमोसोम्स। कि अब यह दो मुकम्मल सेल जो है वो बन गए और दोनों क्रोमोसोम्स के पास 23 यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद है। याद रखें ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, और मैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं एक सेल में। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनेंगे, और जब ये दो सेल बनेंगे तो हर सेल के पास इक्वल नंबर यानी कि 23 और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। अब चूंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 से 23 हुए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन फेज, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हुआ है, लिहाजा हम इस फेज को जो है वो नाम देते हैं कि ये रिडक्शन फेज। तो एंड ऑफ मियोसिस होता है, एंड ऑफ मियोसिस है, एंड ऑफ मियोसिस रिजल्ट्स इन द टू हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड किसे कहते हैं, हैप्लॉइड सेल ऐसे कहते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाती है, दैट सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। और इसी के बाद हम एक और सेल पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो बराबर होती है, यानी कि 46 क्रोमोसोम मौजूद है। तो ईच सेल हैज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट्स द ओरिजिनल सेल। ओरिजिनल सेल के मुकाबले में हर सेल जो नया बना है मियोसिस 1 के मैकेनिज्म से, they will be having 23 chromosomes each। 23 chromosomes उसके पास मौजूद होते हैं। यहाँ तक मियोसिस कंप्लीट, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। नाउ वी हैव टू स्टडी मियोसिस 2। इट कंसिस्ट और passes through the 4 stages। अब वो 4 stages वही है, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टेलोफेज। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इज नॉट बीइंग रिड्यूस, क्रोमोसोम का नंबर अब रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि
क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल होगा। किस तरह से कि क्रोमेटिड्स फ्रॉम ईच डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स आर बीइंग सेपरेटेड, ये क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपने आप को अलहदा करेंगे। तो प्रोफेज 2 यानी कि प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का पार्ट था, नाउ प्रोफेज 2 इज द पार्ट ऑफ द मियोसिस 2। इसमें क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो हमारा मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कंडेंस फॉर्म में पाया जा रहा था। इस कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम ने अपने आप को क्या किया, अपने आप को पेयर बनाना शुरू कर दिया और ये इस तरह से कुछ नजर आएगा। तो मैं बता देता हूँ कि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि जो क्रोमेटिड्स हैं ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम जो है वो बनाएंगे। तो अभी तक हमारे पास यहाँ पे क्रोमेटिड्स थे, क्रोमेटिड्स ने हमने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड यानी कि 2 हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने अपेयर कर लिए। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो कि इस तरह से होता है, ये हो जाता है कुछ इस तरह से। मेटाफेज 2 अगेन द क्रोमोसोम्स लाइन अप डाउन द मिडल ऑफ द सेल, मिडल ऑफ द सेल के अंदर अरेंज करेंगे, अपने आप को लाई करेंगे, और ये जो लाइन है अगेन दैट्स कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने आप को लाकर लाई करें। अब देखो दोनों के अंदर हमने कहा था एक सेल से दो बने, तो इसलिए हम दोनों सेल को एक ही साथ स्टडी कर रहे हैं कि जो दो सेल बने थे मियोसिस 1 में, एक सेल के अंदर भी यही हो रहा है और दूसरे सेल के अंदर भी यही मैकेनिज्म होगा। It will enter into the anaphase। anaphase क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो सेपरेट हुए और स्पिंडल फाइबर की तरफ, स्पिंडल फाइबर बेसिकली उसे खींचकर अपोजिट पोल की तरफ लेकर जाना शुरू करेगा, कहलाता है एनाफेज। इट विल फर्दर लीड टू द टीलोफेज, जहां पे 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे 2 सेल थे, ये 2 सेल क्या हुए, ये 2 सेल मजीद 4 सेल में डिवाइड हो, यानी कि एक सेल ये मजीद 2 में डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह से ये सेल भी मजीद 2 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से टोटल 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड अराउंड द क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के अराउंड 4 न्यूक्लियस बन गए। एक क्रोमोसोम के पार्ट ये है, एक क्रोमोसोम के पार्ट यानी कि बाहर जो है ये न्यूक्लियस बन गया, एक क्रोमोसोम के बाहर। टीलोफेज में क्या होता है, बेसिकली 4 जो न्यूक्लियस हैं ये फॉर्म हो रहे हैं, और ये फॉर्मेशन के बाद जो है अगला स्टेज आता है, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। और ये साइटोकाइनेसिस बेसिकली क्या है, जिसमें आपका जो एक सेल था वो 2 में डिवाइड हुआ था, अब ये 2 सेल जो है वो मजीद 4 सेल के अंदर जो है वो डिवाइड आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस, इन व्हिच द साइटोप्लाज्म जो है स्प्लिट्स होगा। स्प्लिट यानी कि ब्रेक डाउन होता है, एट द सेल विल डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो बनेंगे। दिस इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस 1 अगर हम पहले देखें तो कंडेंस्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल मौजूद थे, और दूसरी तरफ सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल फॉर्मेशन जो है वो हुई है। ये क्या करेगा, अगले स्टेज की तरफ जाएगा, विच इज द प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में क्या होता है, बेसिकली प्रोफेज 1 में जो आपका क्रोमोसोम है ये अपने आप को फॉर्म करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने के साथ ही ये स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म होना शुरू होते हैं नेक्स्ट स्टेज में आकर। नेक्स्ट स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर इस वक्त। कंडेंस्ड फॉर्म का जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका था, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो चुका है। अटैच होने के बाद अरेंज करेगा अपने आप को इक्वेटर पे, और इक्वेटर के फौरन बाद मूव करेगा 2 अपोजिट पोल्स की तरफ, कॉल्ड एज द एनाफेज। It will further lead to the next stage, which is the cytoplasm, which is the division of the nucleus। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हुआ, इन दोनों क्रोमोसोम्स के अराउंड एक एक न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो जाएगी, एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो आपका सेंट्रियोल बना था इस स्टेज के अंदर, ये सेंट्रियोल भी डिसअपियर होना शुरू हो गया है, स्पिंडल फाइबर्स रिमूव हो गए हैं। ये मजीद नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएगा, विच इज द मियोसिस 2। और इस मियोसिस 2 में चूंकि ये 2 नए सेल बने थे, ये 2 मजीद सेल क्या करते हैं, दोबारा से कंडेंस्ड फॉर्म जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये क्रोमोसोम्स आते हैं इक्वेटर लाइन पर, मेटाफेज कहलाता है। मेटाफेज के बाद ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, स्टेज कहलाता है एनाफेज। और फिर फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इन सेल्स के, इन क्रोमोसोम्स के अराउंड अपेयर होती है, इस तरह से कि एक सेल 2 में डिवाइड होता है। इस तरह से ये जो 2 सेल बेसिकली थे, ये 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं 4 सेल के अंदर, और फिर कुछ इस तरह से साइटोप्लाज्म की डिवीजन के बाद ये 4 सेल जो है वो हमें नजर आते हैं। So what is the difference between mitosis and meiosis? तो माइटोसिस की पहले बात कर रहा हूँ। डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में डिवीजन होती है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। मियोसिस में 2 सेट्स ऑफ डिवीजन, यहाँ पर 2 डिवीजन होती है, मतलब एक मरतबा एक सेल डिवाइड होता है 2 में, और फिर इसी को सीक्वेंस को आगे ले जाकर 2 सेल जो है वो 4 में डिवाइड होता है। मजीद ये कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज।
इसमें डीएनए की जो है वो रेप्लिकेशन होती है और डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स वंस बिफोर मियोसिस 1। डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो मियोसिस 1 में एक ही मर्तबा होती है। Synapses of homologous chromosomes does not occur. Synapses of homologous chromosomes take place. इसी तरह से आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड पर सेल साइकिल। आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं मतलब कि एक सेल जो है वो डिवाइड होता है दो में, एंड ईच ऑफ विच वी हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, तो आइडेंटिकल सेल कहलाता है। जबकि यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो फॉर्म्ड हुए हैं। टू डॉटर सेल्स या बोथ द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दोनों जो है वो रिसेंबल रखते हैं पेरेंट्स से, जबकि डॉटर सेल्स जो है वो रिसेंबल नहीं रखते क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है। जेनेटिक मटेरियल जो है ये जेनेटिक पार्ट जो है वो ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर के बाद ये डॉटर सेल्स जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम नहीं रहते। माइटोसिस अकर्स ओनली द बॉडी सेल्स। माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के सेल में होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है जिससे इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। जबकि मियोसिस अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और इसकी वजह से गैमेट्स यानी कि मेल सेल और फीमेल सेल्स की फॉर्मेशन होती है। This is what the summarized form of the mitosis and meiosis. In the mitosis, the cell divides and two diploid cells are formed. Diploid मतलब कि equal number of chromosomes as in the parent cell, it is called as the diploid cell. जबकि meiosis के अंदर क्या हुआ था, meiosis के अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड हुआ था दो में, क्रोमोसोम्स हाफ हो गए थे और फिर क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो बनी थी। मियोसिस क्यों जरूरी है इस पर बात करते हैं। तो मियोसिस अगर ना होगी तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन नहीं रह सकता या गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरह से इट मेंटेन्स द नॉर्मल स्पीसी क्रोमोसोम नंबर। ये क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखती है स्पीसी टू स्पीसी। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हो और आपके बाद जो ऑफस्प्रिंग हो उसकी बॉडी के अंदर 45 हो, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग हो उसके पास 44 क्रोमोसोम हो या 50 क्रोमोसोम, ऐसा नहीं होगा। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा आइडेंटिकल रहते हैं। It increases genetic variability by recombining genes in eggs and sperm cells. So this is all about for today's lecture. Wish you all the best of luck.